वह अपनी आंखें लगभग थोड़ी बाहर निकालते हुए रॉकी को अपनी बात कहने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी तो जैसे उसकी बात को इग्नोर कर चुका था और अब वह अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मॉम डैड, मैं दरअसल यह कहना चाहता हूँ कि मैं और नताशा हनीमून पर जाना चाहते हैं पेरिस और हमें आपकी परमिशन चाहिए। अब रॉकी की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा नीचे कर लिया। उसे रॉकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस वक्त हॉल में घर के लगभग सभी मेंबर मौजूद थे। रॉकी की बात को सुनकर निक और समर हैरान रह गए क्योंकि निक भले ही बच्चा था लेकिन उसे इन सब चीजों की समझ बहुत अच्छे से थी। राहुल और ऐना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आशी और गौरी कंफ्यूज नजरों से घर में बैठे सभी लोगों को देख रहे थे, खास तौर से रॉकी को, क्योंकि उन दोनों के सर से यह बात ऊपर जा चुकी थी। अब आशी जल्दी से उछलते हुए लगभग अपने नाखून चबाते हुए बोली, यह हनीमून क्या होता है? साइको, तो मुझे घुमाता नहीं, प्लीज मुझे भी बताओ ना, फिर मैं भी साथ चलूंगी। वैसे भी मैं घर में पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। और फिर गौरी तुम भी हमारे साथ चलना, बहुत मजा आएगा, है ना बाबा? और आशी की बात को सुनकर राहुल और ऐना उसकी मासूमियत को देख रहे थे। नताशा का चेहरा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था कि तभी समर लगभग उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ बंदरिया, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तू इतनी नादान कैसे हो सकती है कि तुझे यह नहीं पता कि हनीमून क्या होता है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरा भी जाने का दिल कर रहा है? वैसे भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी जाना चाहिए क्योंकि तू शादी के बाद हनीमून पर तो गई नहीं। इसी बहाने मेरा भी तुझसे कुछ दिनों के लिए पीछा छूटेगा। तो समर की बात को सुनकर आशी अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने पैंट के पीछे अटके हुए गन को निकालकर उसे देखने लगती है और आशी के हाथों में अचानक गन देखकर समर की सांस ही अटक गई। वह अपना सलाइवा घूटते हुए कान पकड़कर लगभग जीभ बाहर निकालते हुए उससे माफी मांगने लगा। सॉरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। समर को घबराता हुआ देखकर आशी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, आगे से फालतू बकवास करने से पहले इसे याद कर लेना, समझे? और अब आशी नताशा की तरफ देखते हुए, नताशा अब बोलो, कहाँ है और हम लोग कब चल रहे हैं? आशी की इस बात को सुनकर नताशा लगभग अपना माथा पीटते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, वह आशी, हनीमून मतलब कि हनी खाते खाते मून को देखना? हाँ वही। ओ, हनी खाते खाते मून को देखने के लिए तुम लोग पेरिस क्यों जा रहे हो? वह तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो ना? इसमें समझने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे भी, कहते हुए समर इससे पहले कि अपनी बात पूरी करता कि तभी आशी ने उसे एक बार फिर अपनी तिरछी नजर से देखा और समर घबरा कर चुप हो गया। ठीक है, तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं साइको से पूछ लूंगी। वह बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब पता होता है। और नताशा, मुझसे बात मत करना, समझी? कहते हुए आशी वहां से चली गई और आशी को जाता हुआ देखकर नताशा का चेहरा मायूस हो गया। वह बेचारी उसे बताए भी तो क्या कि तभी नताशा के चेहरे पर मायूसी को देखकर ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो नताशा, वह ऐसी ही है, हर बात को जानने के लिए क्यूरियस रहती है बस। राहुल ने भी कहा, देखना थोड़ी ही देर में आ जाएगी। फिलहाल मुझे लगता है तुम लोगों को जाना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं 3 दिन बाद की तुम लोगों की फ्लाइट बुक कर देता हूँ और सारी अरेंजमेंट भी करवा देता हूँ, ओके? कहते हुए राहुल ने रॉकी की तरफ देखा कि तभी रॉकी एक्साइटेड होते हुए बोला, नहीं नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड। एक्चुअली मैंने सारी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट हमारी कल सुबह की फ्लाइट है। सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। कहते हुए रॉकी ने मासूम सा चेहरा बना लिया और उसकी बात सुनकर नताशा को अब एक पल भी वहां रहना मुश्किल हो गया था। वह जल्दी से दौड़कर कमरे की तरफ चली गई और रॉकी के डेस्परेट नेचर को देखकर ऐना और राहुल हैरान रह गए कि तभी समर एक बार फिर रॉकी की बात के बीच में टपकते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो काफी फास्ट फॉरवर्ड निकले रॉकी। तो तुमने अभी हम लोगों को क्यों बताया? सीधा वहां जाकर कॉल ही कर देते और मैसेज भी कर देते तो काम चल जाता। समर की बात में ताना साफ नजर आ रहा था, जिसे सुनकर रॉकी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं तुमसे पूछूंगा, समझे? अब रॉकी अपनी मॉम और डैड की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, डैड प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए नताशा को रेडी किया है। वह तो तैयार भी नहीं हो रही थी और इसलिए मुझे जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाना पड़ा है ताकि उसका मन न बदल जाए। और रॉकी की इस बात को सुनकर राहुल और ऐना मुस्कुराते हुए उसे सुबह जाने की इजाजत दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आराम से जाना और अपना ख्याल रखना, ओके? थैंक यू सो मच डैड मॉम, मैं जाकर जाने की तैयारी कर लूं। इतना कहकर रॉकी खुश होकर चलते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। अपने बच्चों को खुश देखकर ऐना और राहुल भी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ आशी अपने गाल फुलाए हुए बेड पर बैठी हुई थी कि तभी कमरे में क्रिश दाखिल हुआ। आशी को बेड पर बैठा हुआ देखकर वह अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी निकालते हुए बोला, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम अपने क्लासेस और ट्रेनिंग के लिए नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी क्रिश की बात को सुनकर आशी ने यूं ही गाल फुलाते हुए कहा, साइको, मुझे हनीमून पर जाना है। आशी की अचानक इस बात को सुनकर क्रिश ने झटके से पलटकर आशी की तरफ देखा। व्हाट? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा मुझे हनीमून पर जाना है। रॉकी और नताशा हनीमून पर जा रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि हनीमून कहाँ है तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनका मुझे अपने साथ ले जाने का दिल नहीं है। मुझे सब पता है, इसीलिए अब मुझे हनीमून पर तुम लेकर जाओगे, ओके? कहते हुए आशी ने मासूम बच्चों की तरह चेहरा बना लिया और अब क्रिश अपने कदम बेड के पास आशी की तरफ लाते हुए उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम उन दोनों के साथ हनीमून पर जाना चाहती थी? फायरफ्लाई, क्या तुम्हें हनीमून का मतलब भी पता है? और यह सुनकर आशी ने मासूमियत से बताया, नहीं, लेकिन इतना पता है कि वह कोई कहीं घूमने वाली जगह है। नताशा ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बताया कि हनीमून का मतलब होता है हनी खाते खाते मून को देखना। लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मुझे पता है वह झूठ बोल रही थी। साइको, तुम बताओ ना, हनीमून क्या होता है और तुम मुझे कब ले जाओगे? हम लोग चलेंगे ना, बोलो। ऐसा कहते हुए आशी ने अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकाल लिया और क्यूट सा चेहरा बनाकर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से क्रिश को देखना शुरू कर दिया कि तभी क्रिश उसकी नाक को लगभग खींचते हुए बोला, फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो फायरफ्लाई और अपनी ट्रेनिंग और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? फिलहाल मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मुझे आने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाना, ओके? इतना कहकर क्रिश अपने क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगा कि तभी आशी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। उसने आशी के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और अब आशी उसे अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए
मासूमियत से बोली, तुम फिर से किसी मिशन पर जा रहे हो ना साइको, प्लीज अपना ख्याल रखना। हाशी की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे समझकर कृष ने आशी के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और कृष की बात सुनकर आशी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में वह दोनों क्लोजेट रूम में थे। आशी ही कृष को रेडी होने में हेल्प कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी थी, क्योंकि आज कृष को विवान खन्ना के घर वेपन्स की डील को रोकने के लिए जाना था, जो कि काफी खतरनाक था। यह वही डील थी जो 3 दिन बाद होने वाली थी, और आज वही दिन था। जबरदस्ती की इस डील को करने के लिए विवान खन्ना खुद अपने बेटे युवान खन्ना के साथ उस जगह पर मौजूद होने वाला था, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा था। आशी क्रिश को रेडी कर रही थी कि तभी अचानक ही उसकी नजर क्रिश के गले की तरफ गई, जहां उसके द्वारा पहनाया हुआ कान्हा जी का पेंडेंट नहीं था, जिसे देखकर आशी थोड़ा परेशान होते हुए क्रिश से बोली, साइको, वह तुम्हारा पेंडेंट कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था? और आशी की बात को सुनकर क्रिश ने उसे बस यूं ही लाइट वे में जवाब दिया, वह दरअसल शावर लेते वक्त मेरे गले से टूट गया, बट यू डोंट वरी, मैंने उसे रिपेयर करने के लिए दे दिया है, जल्दी ही आ जाएगा। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे याद आया कि आशी ने इस पेंडेंट के अंदर ही उसने एक जीपीएफ और ट्रांसमीटर लगा रखा था, जिसकी मदद से वह क्रिश की बातों को सुनती थी और उसके हर प्लान के बारे में उन लोगों को पहले ही पता चल जाता था। अगर वह पेंडेंट रिपेयर करते वक्त खुल गया तो आशी का राज भी तुरंत ही खुल जाएगा कि वह चुपचाप क्रिश पर नजर रखती है, और फिर क्रिश के सवालों का जवाब शायद उसके पास ना हो। अब आशी को वह पेंडेंट किसी भी तरीके से हासिल करना था, लेकिन फिलहाल क्रिश का मिशन जरूरी था। आशी ने तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और क्रिश को यूं ही रेडी होता हुआ देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, साइको, तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आई। इतना कहकर आशी क्लोजेट रूम से बाहर निकल गई, और अब वह बाहर जाकर कमरे में चक्कर लगाते हुए परेशान हो रही थी। आखिर वह अब क्रिश की प्लानिंग और उसकी सही लोकेशन के बारे में पता कैसे लगाएगी, क्योंकि बिना ट्रांसमीटर और जीपीएफ के तो यह बहुत मुश्किल है। अगर उसने किसी तरह की क्रिश से पास कोई भी डिवाइस छुपाने की कोशिश की तो पकड़े जाने का डर भी बहुत ज्यादा है। आशी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, और तभी अचानक ही उसे एक ख्याल आया। थोड़ी ही देर में क्रिश पूरी तरह रेडी होकर जाने के लिए तैयार था। इस वक्त उसने अपने बदन पर ब्लैक लेदर पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखा था। इसके साथ ही हाथों में ग्लव्स, और क्रिश की जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट थी, हाई लेदर बूट जिसके अंदर उसने कुछ खंजर छुपाए हुए थे। पैंट और जैकेट के अंदर कई तरह की गन वह पहले ही छुपा चुका था। अब वह कमरे में बैठी हुई आशी को एक नजर देखकर वहां से जाने को हुआ कि तभी आशी तुरंत ही बेड के ऊपर खड़े होते हुए क्रिश को आवाज देते हुए बोली, साइको, तुम ऐसे ही जा रहे हो मुझे गुड बाय किए बिना? आशी की बात को सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए, और अब वह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन अपने कदम वापस आशी के पास बेड की तरफ बढ़ा देता है। क्रिश के अपने करीब आते ही आशी उसके सीने से लिपट गई और अपना मासूम सा चेहरा क्रिश की तरफ उठाकर उसे अपने होठों की तरफ इशारा करती है। क्रिश आशी के इशारे को बहुत अच्छे से समझ चुका था। वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बिना एक पल की देरी किए आशी के होठों से अपने होठ जोड़ देता है और उसे किस करना शुरू कर दिया। वह उसे काफी प्यार और सॉफ्ट तरीके से
किस कर रहा था। क्रिश के होठों को अपने होठों पर महसूस कर आशी के हाथ अपने आप क्रिश के गले में लिपट गए और अब उसने भी क्रिश को उसकी किस का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे और तभी आशी को अपनी प्लानिंग याद आई। उसने सही मौका देखकर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में छुपा हुआ एक छोटा सा ट्रांसमीटर और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर क्रिश के जैकेट के कॉलर में बड़ी ही सफाई के साथ छुपा दिया। यह सब करते वक्त उसे काफी सावधानी बरतनी पड़ रही थी ताकि क्रिश को कुछ भी एहसास ना हो। कुछ देर बाद वह ट्रांसमीटर और चिप अपनी जगह पर फिट हो चुकी थी और अब तक क्रिश आशी को किस करते हुए पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका था। उसने एक लास्ट किस के साथ उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया। क्रिश से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका गोरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। गुलाबी होठ सूजकर स्ट्रॉबेरी की तरह हो गए थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। क्रिश यूं ही उसे दीवार के सहारे लगाए हुए अपनी नीली नजरों से आशी के मासूम चेहरे को देखते हुए अपने डीप वॉइस में बोला, थैंक यू फॉर द बेस्ट ऑफ लक किस माय लव। अब मैं चलता हूँ, ओके। कहते हुए क्रिश धीरे से आशी को अपनी गोद से नीचे उतारता है तो आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए क्रिश को जोर से हक करते हुए बोली, साइको प्रॉमिस मी कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, जान से भी ज्यादा। जिंदगी में चाहे कोई भी मौका आए मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं कर सकती। साइको मुझसे वादा करो, अगर मैं कोई गलती करूंगी तो तुम मुझसे नाराज हो जाओ ना, लेकिन मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझसे नफरत की तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए आशी की आंखों में एक दर्द था जिसे देखकर क्रिश का चेहरा डार्क होने लगा था। उसे आशी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। भला ये लड़की अपनी जान देने की बात कैसे कर सकती है। क्रिश ने जल्दी से आशी को अपने सीने से लगाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, खबरदार जो इस तरह की बातें करने की कोशिश की फायरफ्लाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, समझी। इस तरह की बकवास करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर क्रिश ने आशी के माथे पर किस किया और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। क्रिश के जाने के बाद आशी की आंखों में आंसू थे। उसने अपने भरे हुए गले से अपने आप से कहा, आई होप कि तुमने जो कहा है वह सच हो साइको। आई होप कि मेरी सच्चाई को जानने के बाद तुम मुझसे नफरत ना करो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम ना हो, क्योंकि एक तुम्हारा प्यार ही तो है जो मेरे जीने की वजह है। कुछ देर बाद आशी ने खुद को संभाला। उसकी नजर घड़ी पर गई। इसमें इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। उसने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में कुछ बटन प्रेस किया, जिसके कनेक्शन के साथ ही कुछ सिग्नल राहुल के हाथों की पहनी हुई घड़ी और समर के हाथों की पहनी हुई घड़ी में गए। सिग्नल मिलते ही सभी काम को छोड़कर सिगरेट अड्डे की तरफ सेपरेट कमरे में चले गए, जहां आशी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या खबर है? कहते हुए राहुल ने आशी की तरफ देखा तो आशी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, साइको जा चुका है और अब हमें भी मिशन के लिए निकलना होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और आशी की बात को सुनकर राहुल और समर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि साइको के गले में मेरा पहनाया हुआ कान्हा जी का पेंडेंट, जिसमें हमारी चिप और ट्रांसमीटर था, जिसके जरिए हम लोग साइको के प्लान के बारे में पता लगाते थे, वह फिलहाल टूट चुका है, जिसे साइको ने रिपेयर करने के लिए किसी को दिया है।
और आशी की बात को सुनकर राहुल और समर दोनों बहुत बड़ा झटका लगा। समर काफी शॉकिंग रिएक्शन के साथ थोड़ा परेशान होते हुए आशी से बोला, यह तुम क्या कह रही हो आशी? इसका मतलब अब हमें उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो फिर हम अपने प्लान में कामयाब कैसे होंगे? इससे तो रिस्क काफी बढ़ जाएगा। हम लोग कभी भी क्रिश की नजरों में आ सकते हैं और ऊपर से वह माफिया किंग विवान खन्ना और उसका नमूना बेटा, हम किस किस से बचेंगे? चिंता मत करो, फिलहाल मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मैंने बड़ी ही चालाकी से क्रिश के जैकेट की कॉलर में एक ट्रैकिंग डिवाइस और ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है, जो परमानेंट तो नहीं लेकिन टेम्परेरी हमारा काम कर सकती है। और अब हमें इसी के भरोसे काम पर जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब तो बस कान्हा जी का सहारा है, क्योंकि हम अपने इस मिशन से पीछे नहीं हो सकते। वह सब तो ठीक है आशी, लेकिन तुम्हारा वह पेंडेंट अगर वह किसी भी तरह से खुल गया और उसके अंदर की चिप किसी के हाथ लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें किसी भी तरह से वह चिप हासिल करनी होगी, इससे पहले कि क्रिश या राका की नजर उस पर जाए। कहते हुए राहुल थोड़ा परेशान था। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए मिशन जरूरी है। उस पेंडेंट का क्या करना है वो तो हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें निकलना होगा, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में हमें काफी देर लगने वाली है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और आशी की बात सुनकर राहुल और समर ने हाँ में सर हिलाया। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। अब तीनों को ही घर से गायब होना था, इसलिए आशी ने घर वालों के सामने पेट दर्द का बहाना बनाया और आराम करने के बहाने वह अपने कमरे में चली गई, जहां वह अच्छे से रेडी होकर क्रिश के बने हुए सिगरेट डोर से बड़ी ही आसानी से सीधा डेविडसन विला से बाहर निकली। राहुल समर को अपने साथ मार्केट ले जाने के बहाने घर से बाहर ले आया था और अब समर गाड़ी के अंदर ही रेडी हुआ। राहुल अपने सीक्रेट बेस पर कुछ लैपटॉप और इंस्ट्रूमेंट के सहारे उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए रेडी हुआ। आशी और समर हमेशा की तरह ब्लैक कॉस्ट्यूम, ब्लैक पैंट, ब्लैक स्वेटर, ब्लैक लेदर बूट पहने रेडी थे, जो काफी हाई टेक टेक्निक जूते थे। आशी और समर ने अपने टॉप एरिया में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। इसके ऊपर से समर ने लेदर की ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, लेकिन आशी ने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी। इसके साथ ही ब्लैक डेविल मार्क्स, जो कि उसकी सिग्नेचर मार्क्स था। इसके जरिए आशी को पहचानना काफी मुश्किल था। उसने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी के लिए हमेशा की तरह फेस और बॉडी के कुछ हिस्सों पर ब्लैक पेंट लगा रखा था, ताकि अगर गलती से भी उसका मार्क्स हट जाए तो उसे पहचानना मुश्किल था। पिछली बार उसकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण युवान खन्ना ने उसे लगभग पहचान ही लिया था। वह तो अपनी समझदारी से उसने अपने आप को सिक्योर किया था। खैर, अब दोनों ही एक सुपर स्पीड कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद एक हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर हेलीकॉप्टर में बैठे। अब समर ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों की डेस्टिनेशन काफी दूर थी, जहां गाड़ी से पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था। लगभग 1.5 घंटे हवा में फ्लाई करने के बाद समर ने एक शांत एरिया के हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर को उतारा, जहां आशी और समर की सुपर स्पीड स्पोर्ट बाइक उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ही काफी स्टाइल के साथ अपने सर पर हेलमेट पहने अपनी अपनी बाइक पर बैठे और अब कुछ ही पल में उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। इस बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि पल भर में यह आंखों से ओझल हो जाती थी।
यह बाइक भी कोई नॉर्मल स्पोर्ट बाइक नहीं थी, इस बल्कि इसके आगे हैंडल पर एक टैबलेट स्क्रीन लगी हुई थी, जो कि कई सारे फंक्शन युक्त थी। आशी और समर इस बाइक पर तेजी से ड्राइव करते हुए अपनी उंगलियों से कुछ बटन प्रेस करते हुए इसके बाद एक जीपीएस मैप उस स्क्रीन पर आ जाता है। समर ने अपनी बाइक की स्क्रीन से यह मैप आशी की स्क्रीन पर शेयर की, जिसे देखकर आशी का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया और अब उसने समर की तरफ देखते हुए अपनी उंगली से थम्स अप दिखाया। समर ने अपनी पीठ पर एक बैग पहन रखा था। अब समर ने अपने हाथों में पहनी हुई वॉच से कुछ बटन दबाए। इसके बाद उसके बैग से अपने आप ही कुछ हाईटेक मेटल से बने हुए मच्छर निकलकर हवा में फैल जाते हैं और अब समर और आशी अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोनों ही अलग-अलग दिशा में चले गए क्योंकि उन लोगों की डेस्टिनेशन आ चुकी थी। आशी ने अपने कानों में पहने हुए ब्लूटूथ डिवाइस को एक्टिव किया और कुछ ही दूरी पर जाकर उसने अचानक अपनी बाइक रोकी। उसने अपनी नजर आसपास घुमाकर देखा और अपनी बाइक को कुछ पत्थरों के पीछे छुपाकर वह अलर्ट पोजीशन बनाते हुए अपनी आंखों पर थर्मल वीजा कैमरा लगा वाला गोगल्स पहनती है, पर अब वह अपने हाथ में एक छोटी सी लेकिन काफी शार्प अटैक करने वाली गन लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, क्या आशी और समर अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्या आशी दे पाएगी क्रिश का साथ? दोस्तों, कहानी में बने रहिए। कहानी में आने वाला है और भी दिलचस्प मोड़, क्योंकि अब होगी विवान खन्ना और उसके बेटे युवान खन्ना से क्रिश की टक्कर। तो कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर करें। दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपना कमेंट जरूर भेजें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।